ओके, चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून, सेड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन? बिजनेस लॉज, बिजनेस लॉज में क्या पढ़ रहे थे अपन? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी, ये टर्म के बारे में अपन ने डिस्कस करना चालू किया था, राइट? कंपनीज एक्ट 2013 के पहले इसका प्रीडिसेसर एक्ट कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956, राइट? एप्लीकेबिलिटी, ये वाला जो चीज है, ये कंपनीज एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल होता है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट अगर इनकी स्पेसिफिक एक्ट कुछ स्पेसिफिकली बोलती है तो उनके लिए वो वाले प्रोविजन, अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी है, कुछ झगड़ा है दोनों एक्ट्स के बीच में, तो वो वाले पॉइंट पे उनकी स्पेसिफिक एक्ट्स फॉलो की जाएगी। अदरवाइज दोनों एक्ट्स की उनको बात सुनना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट की भी, उनके स्पेसिफिक एक्ट की भी। एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जैसे LIC अपन बोलते हैं, and such other body corporate as incorporated by any act for the time being in force notified by the central government. कंपनी, इट्स मीनिंग एंड इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स की अपन बात कर रहे थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोलता था ये फीचर? कंपनी अलग है और जो पर्सन उसको बना रहे हैं वो पर्सन क्या है? अलग है। कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आ जाती है लॉ की नजरों में, वो एक कौन है? अलग पर्सन है। इसी पॉइंट पे ना एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है अपने को, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसको केस लॉ को अपन समझते हैं। केस लॉ को कौन सा लॉ बोलते थे अपन? IRF पढ़ा था ना अभी अपन ने, कॉमन लॉ, राइट? अ कॉमन लॉ इज अ केस लॉ, अपन ने देखा था, दैट इज देयर। सो वो ही एक केस लॉ जो अपन बोलते हैं लॉ में, नए वालों के लिए स्पेसिफिकली अपने को ऐसे अलग अलग केसेस बहुत सारे मिलेंगे। जैसे यहां पर मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दो पार्टीज के बीच में झगड़ा था, दोनों कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर के कोर्ट ने पूरा एनालिसिस किया लॉ के बेसिस पर एंड एक डिसीजन दिया। वही पूरी स्टोरी और क्या डिसीजन था ये सब अपने को यहां पर दिया हुआ रहता है। फर्स्ट, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या है ये केस? यहां पर ध्यान से, एक थे मिस्टर मैक्यूरा। कौन थे मिस्टर मैक्यूरा? इनका है ना एक बिजनेस था टिम्बर का। क्या का बिजनेस था? टिम्बर मतलब लकड़ी समझो आप, ठीक है? इनका टिम्बर का, लकड़ी का बिजनेस था। इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अपन एक कंपनी बनाते हैं। इन्होंने क्या की? एक कंपनी बना ली, मैक्यूरा लिमिटेड, मैक्यूरा प्राइवेट लिमिटेड, जो भी बोलो, कंपनी एक बना ली। और कंपनी बना करके अपना पूरा बिजनेस जो था, सारे असेट्स वगैरह जो भी थे, वो सब किसको ट्रांसफर कर दिए? कंपनी को। कंपनी को ट्रांसफर किए, कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है, कंपनी को ट्रांसफर कर दिए, तो मैक्यूरा एज अ पर्सन उसको क्या मिला होगा? उसने लिए यहां से शेयर्स, पूरे के पूरे शेयर्स जो है उसने उसके पास में ही ले लिए, ठीक? मैक्यूरा ने कंपनी बनाई, एम लिमिटेड एक कंपनी बनाई और उसको अपना पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया और उसके अगेंस्ट सारा जो है शेयर्स वगैरह ले लिए। एक आधा शेयर किसी और के पास में था, बट मेजॉरिटी सब कुछ इसके पास में ही था। अब जो टिम्बर है, जो बिजनेस की पूरी लकड़ी है, वो किसके नाम पर है? एम लिमिटेड के, ठीक है? अब एम को है ना, एम ही मैनेज करने वाला था, सब कुछ वही कर रहा था। इसको डर लगा थोड़ा सा। क्या डर लगा? भाई अपना इतना बड़ा बिजनेस है, कहीं कुछ नुकसान हो गया, कहीं कुछ फायर वगैरह लग गई, एक काम करते हैं अपन लकड़ी का इंश्योरेंस ले लेते हैं। लकड़ी में तो जरा सी आग लगेगी पूरी इसमें फैल सकती है, पूरा नुकसान हो सकता है। ये एक नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के पास में गया, इंश्योरेंस कंपनी पकड़ो अपन इसके लिए।
इंश्योरेंस कंपनी के पास में गया, उनको बोला कि भाई ये इसका इंश्योरेंस कर दो। उसने लकड़ी का इंश्योरेंस ले लिया। लकड़ी का इंश्योरेंस किसके नाम पे लिया? उसने खुद के नाम पर लिया। ठीक, थोड़े टाइम बाद जो बात का डर था वही हुआ, यहां पर आग लग गई और पूरी लकड़ी जल के स्वाहा। एम यहां पर टेंशन फ्री, बोले अपना तो पूरा इंश्योरेंस हुआ हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गया वो इंश्योरेंस वालों के पास में, अरे लाओ पैसे दे दो। इंश्योरेंस वाले उसको क्या बोले, 1 मिनट इन्वेस्टिगेट करने दो, ये बताओ ये टिम्बर जो जला, ये टिम्बर का बिजनेस किसका था? एम लिमिटेड का। ये जो लकड़ी थी ये किसका असेट थी? एम लिमिटेड की। नुकसान किसका हुआ? एम लिमिटेड का। तो तुम कैसे इंश्योरेंस के पैसे मांग सकते हो? उसने बोला अरे पूरे शेयर्स मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास में है। बोले वो कोई बात नहीं, लॉ पढ़ के आओ। लॉ क्या बोलता है? दिस इज अ सेपरेट पर्सन एंड दिस इज अ सेपरेट पर्सन। मेरा मोबाइल, मेरे को डर है मेरे मोबाइल का इंश्योरेंस करवाना, मेरे को कहीं कुछ नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कराना है, राइट? अगर अर्णव ये मोबाइल लेकर गया और उसने अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा लिया, डज इट मेक सेंस? नॉट एट ऑल। इंश्योरेंस करवाने का राइट किसके पास में है? मेरे पास में। यहां पर भी कोर्ट ने वही हेल्ड किया कि इंश्योरेंस शुड बी इन द नेम ऑफ एम लिमिटेड, और एम को जो है पैसा नहीं मिलेगा। Macura was the holder of nearly all except one share of timber company. He was also major creditor. M insured company's timber in his own name. Timber was lost in fire. M ने insurance claim किया, held that insurance company was not liable to him as no shareholder has any right to any item or property owned by the company, for he has no legal or equitable interest in them. Hence, in this case, since the timber was, आपके बुक में देखो वहां पर नॉट छपा हुआ है क्या न्यू एडिशन में? Timber was not insured in the company's name, M could not claim the compensation of insurance company. Okay? समझा गया? केस आता है डायरेक्ट ऐसे केस लॉ पे। स्पेसिफिकली अपन कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना, बाकी सारे जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वहां पर भी केस लॉज है, बट वहां पर इतने बड़े बड़े या बहुत सारे नहीं है। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे अपने को केस लॉज आएंगे, इसमें से एक आधा आ सकता है। दूसरा फीचर, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूटी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक फेमस स्पीच है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। उस हिसाब से यहां पर भी कंपनीज में क्या होता है, शेयर होल्डर्स आएंगे जाएंगे, नए नए डायरेक्टर्स आएंगे जाएंगे, बिजनेस चेंज होता रहेगा, बट कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा कंटिन्यूड रहता है। दैट कंटिन्यूटी इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। Members may die or change, but the company goes on till it is wound up. Shares may change hands infinitely, but that does not affect the existence of the company. Shares जो है हो सकता है पहले मैंने खरीदे हैं, फिर मेरे पास से किसी दूसरे पर्सन के पास में चले गए, दूसरे से तीसरे के पास में, तीसरे से चौथे के पास में, चौथे की डेथ भी हो गई तो हो सकता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास में चले गए। किसी पर्सन के डेथ के वजह से, कोई शेयर होल्डर, कोई मेंबर, कोई डायरेक्टर, किसी के भी डेथ के वजह से कंपनी कभी बंद नहीं होती। पर यही अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप में रहता था तो बंद हो जाता था बिजनेस, राइट? जैसे रिलायंस किसने शुरू किया था? धीरू भाई अंबानी। आज है क्या वो? पर वो रिलायंस आज भी है, कहीं ज्यादा बड़ी है उससे। टाटा, रतन जी टाटा, पहले तो जमशेद जी टाटा तो वॉज द मेन, उसके बाद में रतन टाटा जी ने उसको इतना बड़ा किया। आज दोनों भी नहीं है बट कंपनी है अभी भी, राइट? ऐसे जो है सक्सेशन कंपनी में चलता रहता है। कंपनी को जन्म किसने दिया है? लॉ ने, राइट? तो उसको लॉ ही सिर्फ खत्म कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन
created by law. Law alone can bring an end to its life. Its existence is not affected by the death or insolvency of the members. बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में जो कि 100 साल से भी ज्यादा एग्जिस्टेंस में है, एंड दिस पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. इनफैक्ट देयर वाज अ केस जहां पर 7 शेयर होल्डर्स थे, सातों के सातों एक एयरप्लेन क्रैश में डेथ हो गई उनकी, बट इसके बाद में भी बिजनेस कंटिन्यूड रहा क्योंकि शेयर जो है एक पर्सन से दूसरे को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गए. थर्ड पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी. अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? फीचर्स ऑफ कंपनी. पहला देखा अपन ने सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, दूसरा देखा परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी. ये वाली है ना, तीनों पॉइंट्स अपने को डिटेल में आगे भी आएंगे, अभी थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है. लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी. नॉर्मली क्या होता है, एक कंपनी में फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर शेयर लेता है कंपनी में, खरीदता है. शेयर की वैल्यू लेट से 10 रुपए है और अभी कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए मंगाए हैं. तो कोई भी केस में ये जो शेयर होल्डर है इसकी और मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी आ सकती है? 3 रुपए. एक बार उसने पूरे 10 रुपए दे दिए कंपनी को कि बस सब खत्म, कुछ भी नुकसान हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, इसकी और कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी. ठीक. एंड दैट इज द फर्स्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. जो हम कंपनी नॉर्मल कोर्स में देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसमें मेजॉरिटी सब में लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है, यही पैटर्न होता है. द डेट्स ऑफ द कंपनी डू नॉट बिकम द डेट्स ऑफ द शेयर होल्डर. कंपनी अलग है तो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो कंपनी की ही रहेगी, शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ शेयर होल्डर की ही रहेगी. लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. 10 रुपए जो अपन ने बोले इसको नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ये भी बोला जाता है. इन नो केस can the shareholders be asked to pay anything more than the unpaid value of their shares. पर इसमें है ना दो वेरिएशन भी आते हैं, स्पेशल केस जो अपन बोल सकते हैं. नॉर्मली तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी ही रहती है, बट दो अलग और केस आ सकते हैं. पहला है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड दूसरा है अनलिमिटेड कंपनी. पहले देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन शेयर होल्डर बन रहा है ना वो गारंटी देता है कंपनी को कि भाई अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं गारंटी करता हूं, मैं 10,000 रुपए तक के लिए बाइंड हूं. मैं कितने तक के लिए बाइंड हूं? 10,000 रुपए तक के लिए बाइंड हूं. ऐसे अलग अलग पर्सन अपने हिसाब से अलग अलग गारंटी अमाउंट दे सकते हैं. ए बोलेगा 10,000, बी बोलेगा 20,000, सी बोलेगा 5,000. राइट. इन्होंने ऐसी गारंटी देके रखते हैं वो कंपनी को. सो कंपनी इनसे पैसा वाइंडिंग अप के टाइम पे सिर्फ मांग सकती है. अगर कंपनी बंद हो रही है और वहां पर पैसा कम है तो इनसे पैसा मांग सकती है, बट कहां तक मांग सकती है? सिर्फ और सिर्फ जो गारंटीड अमाउंट है वहां तक. ए ने बोला था 10,000 तो उससे 10,000 तक ही मांग सकती है. बी ने बोला था 20 तो उससे मैक्सिमम 20 तक ही मांग सकती है. सी ने बोला था 5 तो उससे 5 तक ही मांग सकती है. और ये भी कब मांग सकती है? सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर, ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड नहीं. नॉर्मल जो कंपनीज है वो कभी भी जो लिमिटेड लाइबिलिटी में पैसा जो है वो कभी भी मांग सकती है, बट ये वाली जो है वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे मांग सकती है. मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट guaranteed by them, and that too only when company goes into liquidation. Liquidation, winding up means closing of the company. और एक तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी. यहां पर क्या है? लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहने वाली है. इस केस में जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी सिंपली लाइबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड. मतलब कंपनी की कुछ भी डेट्स आई तो मेंबर्स से भी
कितना भी पैसा उनके पर्सनल असेट से भी मंगाया जा सकता है। सो तीन टाइप कौन से देखे अपन ने? नहीं, लाइबिलिटी में तीन टाइप्स कौन से देखे? लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंपनी का, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक कंपनी जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। लीगल क्यों? क्योंकि लॉ ने बनाया है उसको। लीगल और ज्यूरिडिकल बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। और पर्सन क्यों? क्योंकि उसको पर्सन के जैसे सारे राइट्स दिए हैं कि वो बैंक अकाउंट खोल सकती है खुद के नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, ट्रांजैक्शंस एंटर कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। इट इज अ पर्सन सिंस क्लोथ्ड विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। फर्दर, कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंकिंग अकाउंट, रेज लोन्स, इनकर लाइबिलिटी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ चीजें जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है वो कर सकती है कंपनी। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है अपन ने बोला, तो मेंबर्स भी कंपनी के साथ में अलग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट राइट एक्वायर कर सकते हैं, लाइबिलिटी इनकर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इट कैन स्यू, कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। स्यू मतलब पता है? स्यू मतलब केस करना। ओके, किसी को स्यू करना मतलब केस करना उस पर। इट कैन डू एवरीथिंग which any natural person can do except obviously जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसके वजह से जेल नहीं भेजा जा सकता कंपनी को, कंपनी की शादी नहीं हो सकती, कंपनी सीए नहीं बन सकती, जो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो तो चीजें नहीं, बट अदरवाइज सब चीजें वो कर सकती है। एज द कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अपन बोल रहे कंपनी काम करेगी, कंपनी ये करेगी, कंपनी वो करेगी, कंपनी रियल पर्सन है क्या? लेकिन नहीं। कैसे करेगी फिर वो काम? थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। कोई पर्सन तो चाहिए ना उसके बिहाफ पर जो काम करे। इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी। और जो पर्सन उनके लिए एक्चुअली मैनेजमेंट और सब कुछ काम करता है, दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अलग है, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स अलग है। डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो कंपनी में एक्चुअल काम करते हैं, मैनेज करते हैं पूरी कंपनी को। शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो पैसा लगाते हैं कंपनी में। हो सकता है डायरेक्टर्स भी शेयर होल्डर रहें, बट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। यहां पर अगेन आपके न्यू एडिशन में यहां पर कैन नॉट को कैन किया है क्या उन्होंने? डायरेक्टर्स कैनॉट, कैनॉट ही उसको कैन कर लो। डायरेक्टर्स कैन कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी। डायरेक्टर्स जो है एक कंपनी के, एक्स लिमिटेड, इसमें ए बी सी डी इन्होंने पैसा लगाया है, ये शेयर होल्डर्स है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो पर्सन मैनेज करने के लिए जो बनाए गए हैं, दे आर डायरेक्टर। अब ये जो डायरेक्टर है, दे आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी। एजेंट्स ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी के बिहाफ पर ये लोग काम करेंगे। पर क्या इसका मतलब ये लोग एबीसीडी के एजेंट्स है क्या? नहीं, ये पर्सन अलग है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स लिमिटेड के एजेंट्स है, but they are not the agent of the members. Directors can either on their own or through a common seal can authenticate its formal acts. कहीं भी साइन वाइन करना हो, कुछ करना हो, तो डायरेक्टर वो कर सकते हैं जिन डायरेक्टर्स को पावर दी गई है। इसलिए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लास्ट फीचर, कॉमन सील। कॉमन सील
ट्वेल्थ में कहीं पे एसपी वगैरह कहीं पर पढ़ा हुआ है क्या? कॉमन सील क्या है? बेसिकली जो थप्पा बोलते हैं ना अपन, स्टैंप, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। रिलायंस का भी ऐसा जो गोल अपन देखते हैं, जैसे जैसे काइंड ऑफ ये ऐसा जो स्टैंप वगैरह रहता है ना, दैट इज द कॉमन सील, इट इज कॉल्ड अ कॉमन सील। सो company being an artificial person is not bestowed with the body of natural being, it works through agency of human। ये तो अपन ने देखा। कॉमन सील क्या है? इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, और ये ऑफिशियल सिग्नेचर लगाने का पावर हर किसी के पास में नहीं रहता। इट कैन ओनली बी अफिक्स्ड बाय द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट पे लगाया मतलब वो कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, कंपनी ने ऑथेंटिकेट कर दिया, ऐसा मान लिया जाएगा। इट इज यूज्ड बाय द कॉर्पोरेशन एज द सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। हमारे पास में ये कॉमन सील है, हम जो है इनकॉर्पोरेट हो गए, हम बन गए हैं अंडर दिस कॉमन सील। दिस इज अंडरस्टूड इन दैट वे। अब अभी तक जो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कॉमन सील एक इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी चीज है, पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने क्या किया है, ये कॉमन सील को नहीं किया, ऑप्शनल बना दिया है। आप चाहो तो कॉमन सील रखो, नहीं चाहते आप तो मत रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथराइजेशन फॉर कंपनी हु ऑप्ट नॉट टू हैव कॉमन सील। कॉमन सील नहीं है तो फिर कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, वो अपन देखते हैं आगे। पहले ये कॉमन सील को ऑप्शनल क्यों किया गया है? बिकॉज कॉमन सील इज सीन एज रेलिक ऑफ मिडिवल टाइम्स। रेलिक ऑफ मिडिवल टाइम्स मतलब इसको बहुत पुरानी चीज माना जाता है, पुरातन काल की, और बहुत आउटडेटेड चीज है, ऐसा आजकल माना जाता है मॉडर्न इसमें। तो इसलिए अब उनको बोला गया है कंपनीज को, आप चाहो तो रख लो, नहीं रखे तो भी चलेगा। अगर नहीं रखे तो फिर अब ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स documents which need to be authenticated by common seal will be required to be done so only if company opts to have common seal। अगर नहीं है, इस लाइन पर क्वेश्चन आया था 4 से 5 मार्क के लिए, वो भी 4 आया था कि 3-4 ऐसा कुछ तो भी मार्क के लिए आया था। इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, ऑथोराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स or by a director and company secretary wherever the company secretary appointed, where a company has appointed company secretary। एक बार वापस से वो लाइन पढ़ो दो। ओके, क्या बोल रहे हो? 2 डायरेक्टर ने साइन कर देना चाहिए, अगर कंपनी सेक्रेटरी है एक डायरेक्टर एंड एक कंपनी सेक्रेटरी, ऐसा भी चलेगा। अब यहां पर ये बताओ, केस 1, डायरेक्टर ए बी सी डी ई, ये 5 लोग हैं, पांचों ने साइन कर दिया, चलेगा? चलेगा। मिनिमम उनको 2 चाहिए। मिस्टर बी और मिस्टर डी ने साइन कर दिया, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ए और सी ने कर दिया, चलेगा। सिर्फ मिस्टर ए ने किया, नहीं चलेगा। केस 2, यहां पर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं था, ठीक है। केस 2 में कंपनी सेक्रेटरी है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स जो है कंपनी सेक्रेटरी है।
केस 2, यहां पर जो है CS एक कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर एक्स जो है वो अपॉइंटेड है। यहां पर मिस्टर A, B, C, D, E, यहां पर मिस्टर A, B, C, D, E और मिस्टर X एक कंपनी सेक्रेटरी भी है। अब यहां पर बताओ, यहां पर साइन किया मिस्टर X, मिस्टर A एंड मिस्टर B, चलेगा? यहां पर साइन किया मिस्टर B और मिस्टर X, चलेगा? क्या पढ़ा अपन ने? वेयर कंपनी सेक्रेटरी देन and the company secretary in case of company does not have common seal, authorization may be made by 2 directors or by 1 director and company secretary wherever company secretary has been appointed. तो B और मिस्टर X चलेगा? चलेगा। अब यहां पर मिस्टर C और मिस्टर D इन दोनों ने साइन कर दिया, तो क्या यहां पर ये चलेगा या नहीं? यही सबका इंटरप्रिटेशन रहता था और इसी पे क्वेश्चन आया था। उन्होंने जो दिया है ना यहां पर, उनका मतलब ये है कि अगर कंपनी सेक्रेटरी है ना, तो कंपनी सेक्रेटरी कंपलसरी लगेगा। कंपनी सेक्रेटरी तो कंपलसरीली लगेगा ही, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो। वही तो बात आती है इंटरप्रिटेशन की लॉ की। और दिस इज नॉट अ बेयर एक्ट एक्चुअली। वो बेयर एक्ट जो एक्चुअल सेक्शन रहते हैं वहां से इंटरप्रिटेशन अलग आएगा, बट यहां पर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से उसी पॉइंट पर वही मेन क्वेश्चन था कि अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी तो लगेगा ही। उसके बाद में एक डायरेक्टर साथ में रहा तो चलेगा, दैट इज सफिशिएंट। बट सिर्फ 2 डायरेक्टर्स ने किया इस केस में तो वो नहीं चलेगा। वहां पर लगे तो लिख लो, इफ अपॉइंटेड then company secretary signature is mandatory. Okay, now next important point or important theory, the corporate wheel theory. कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी ये क्या बोलती है? जो अपन ने पहला वाला पॉइंट पढ़ा था ना फीचर्स का, कौन सा था पहला वाला पॉइंट? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। उसी पॉइंट को दूसरे तरीके से या और फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करता है ये वाला थियरी, कॉर्पोरेट व्हील थियरी। ये क्या बोलती है थियरी कि कंपनी एंड जो मेंबर्स उसको बना रहे हैं ये दोनों क्या है? अलग है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक कॉर्पोरेट वेल, पर्दा जिसको अपन बोलते हैं। वेल मतलब क्या? पर्दा, राइट? इन दोनों के बीच में एक कॉर्पोरेट पर्दा है जो कि मेंबर्स को अलग बनाता है और कंपनी जो है उसको अलग बनाता है। कोर्ट हमेशा ये पर्दे को देखेगा और मेंबर्स को अलग मानेगा, कंपनी को अलग मानेगा। It refers to the legal concept whereby company is identified separately from the members. The term corporate wheel refers to concept that
मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड विद कंपनीज एक्शन। कंपनी के एसेट सिर्फ कंपनी के, कंपनी की लाइबिलिटी सिर्फ कंपनी की। मेंबर्स के एसेट्स पर्सनल वाले सिर्फ मेंबर्स के, मेंबर्स की पर्सनल लाइबिलिटी सिर्फ मेंबर्स की। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट्स और कॉन्ट्रावीन एनी लॉ, द व्हील कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट members should not be liable for those errors. They enjoy corporate insulation through this corporate wheel. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ दिया है। बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत बार। अभी रिसेंट 2-3 अटेम्प्ट में इतने ज्यादा नहीं आए हैं, बट ये कॉर्पोरेट व्हील एज अ इस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता ही है। अगेन सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये एक दूसरा केस लॉ। समझते हैं अपन पूरी कहानी केस लॉ की। एक थे मिस्टर सोलोमन, सलमान नहीं, सोलोमन। Solomon incorporated a company named Solomon and Company Limited. इन्होंने एक कंपनी बनाई Solomon and Company Limited। अपन ईस के लिए मिस्टर एस और एस कंपनी लिमिटेड ऐसा पकड़ते हैं। क्या किया उन्होंने? 7 सब्सक्राइबर थे, दैट इज 7 मेंबर्स थे। कौन थे वो मेंबर्स? हिमसेल्फ, उसकी वाइफ, 4 बच्चे, 4 लड़के, 1 लड़की, ठीक है, 7 लोग थे। सोलोमन, उसकी वाइफ, एक वाइफ ऑब्वियसली, 4 सन एंड 1 डॉटर, बहुत सारे, ठीक है, उसकी मर्जी है जो है, अभी क्या करने का। अब क्या हुआ? द कंपनी टुक ओवर बिजनेस असेट्स ऑफ सोलोमन फॉर 38,782 पाउंड्स। बहुत पहले की बात है, इसलिए वो उधर का, एक तो उधर का केस लॉ है, बाहर का फॉरेन का, इसलिए वो पाउंड्स में है। एस के पर्सनल असेट्स थे 38,000 के, 38,782 जो भी उसका फिगर उसके थे पाउंड्स के। इसने ये वाले असेट्स किसको ट्रांसफर कर दिया? कंपनी को, और कंपनी से क्या ले लिया? शेयर्स। शेयर्स कितने के लिया उसने? एंड इन टर्न सोलोमन टुक 20,000 शेयर्स ऑफ 1 ईच। 20,000 रुपए के लिए तो उसको शेयर्स मिल गए, बचे कितने? 18,782 रुपए या पाउंड जो भी है। उसमें से डिबेंचर्स लिए उसने 10,000 के। डिबेंचर्स मतलब समझते हो क्या? जैसे लोन बोलते हैं ना सिंपली, तो अगर कोई पर्सन कंपनी को लोन देता है ना, कंपनी को, तो बहुत बार कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली मार्केट से लोन लेने के बजाय लोगों से लोन लेती है, और वो लोन के अगेंस्ट एक जैसा शेयर सर्टिफिकेट रहता है ना, अभी तो आजकल फिजिकल नहीं रहता हो, बट वैसा ही एक डिबेंचर इशू करती है कि भाई वी आर इंडेटेड टू यू, हमने आपको इतने पैसे देने हैं, जितने आपने पैसे दिए हम आपको 10% पर एनम के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट देंगे, सब कुछ आपको अकॉर्डिंगली, और इतने टाइम बाद वापस रीपे आपका अमाउंट कर देंगे। ओके, दैट इज डिबेंचर। डिबेंचर समझा गया? अब आगे जाने के पहले इसका एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। कोई भी लोन देता है, नॉर्मली बैंक अगर लोन देती है तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगती है। जनरली बड़ा अगर लोन रहा, कुछ ना कुछ मॉर्टगेज जो अपन बोलते हैं, यहां सिक्योरिटी मांगती है। तो यहां पर कंपनी जब ऐसे डिबेंचर इशू करती है, दैट इज लोन लेती है, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है मतलब लोन ले रही है, तो कंपनी भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना चाहिए। कंपनी क्या करती है? चार्ज क्रिएट कर देती है। चार्ज क्या है सर? वो बोलती है ये लो डिबेंचर्स, अगर हमने पे नहीं किया ना तो हमारे असेट्स पे आपका
हक रहेगा। दिस इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ चार्ज। ठीक, अगर हमने ये लोन रीपे नहीं किया तो आप जो है हमारे ये असेट्स पे क्लेम कर सकते हो, इसको बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। सब लोग है क्या यहां तक साथ में? ठीक, यहां पर आते हैं वापस। एस ने अपना पूरा बिजनेस इसको दिया 38,782 का। 20,000 के क्या लिए? शेयर्स ले लिए। 10,000 के डिबेंचर्स ले लिए। डिबेंचर्स सिक्योर्ड थे, दैट इज कंपनी के असेट्स पर चार्ज क्रिएटेड था। मतलब अगर सोलोमन को यहां से पैसे नहीं मिले तो वो असेट्स बेच करके कंपनी के ले सकता है। और जो बचा हुआ अमाउंट था 8,782 कुछ तो भी, वो उसने क्या किया? कैश में ले लिया। अब इसके बचे हुए एक वाइफ, 4 सन, एक डॉटर, सब ने भी एक एक शेयर ले लिया और पूरे जो शेयर्स थे कंपनी के वो पूरे के पूरे इस फैमिली के पास में ही थे। ओके, अब बिजनेस चल रहा था। थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ? मार्केट की कंडीशन बिगड़ गई और ये कंपनी जो थी वो बंद होने के कगार पे आ गई। अब कंपनी ने नॉर्मल बिजनेस करते टाइम पर कंपनी के क्रेडिटर्स थे, मतलब जिसको कंपनी ने पैसा देना है, राइट? कंपनी वाइंडिंग अप तक आ गई कि अब बंद करना है। कंपनी के पास में पैसा था नहीं। अब ये सोलोमन क्या बोला? सोलोमन के 10,000 रुपए बाकी थे, क्रेडिटर्स के भी लेट से 10,000 रुपए बाकी थे। असेट्स थे कंपनी के पास में 10,000 के ही। कंपनी ने देना कितना है? 20,000। 10,000 ये डिबेंचर्स के, ये शेयर वगैरह तो ठीक है, शेयर वगैरह का अगर नहीं है तो शेयर होल्डर्स का वो लॉस है, और 10,000 क्रेडिटर को देना है। सोलोमन क्या बोला? मैंने डिबेंचर्स लिए हैं, मेरा असेट्स पर चार्ज क्रिएटेड है, तो पहले मेरे को मिलना चाहिए। ये जो क्रेडिटर थे, क्रेडिटर को जनरली कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, दे वेयर अनसिक्योर्ड। ठीक, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या बोले? हाँ, ऐसा नहीं, तुमने खुद ने ही तो ये कंपनी बनाई है, तुम्हारी ही वाइफ, 4 बच्चे, 4-5 बच्चे, सबके पास में शेयर होल्डर्स है, सबके सब सॉरी शेयर होल्डर्स है। पहले प्रॉफिट तुम इंडिविजुअली कमा रहे थे, अभी भी कंपनी के थ्रू तुमको ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो कंपनी और तुम सेम ही तो हो, तो तुम खुद से डेट 10,000 का कैसे डिमांड कर सकते? वो पैसा 10,000 तुमको नहीं मिलना चाहिए, वो पैसा क्रेडिटर्स को मिलना चाहिए। ऐसा कौन बोले? क्रेडिटर्स बोले। सोलोमन बोला नहीं, ऐसा नहीं। दोनों गए कोर्ट में। कोर्ट में समझो आप जज बैठे हो, क्या होना चाहिए बताओ, किसको मिलना चाहिए? सोलोमन को मिलना चाहिए। क्यों? असेट पे चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट क्रेडिटर्स का पॉइंट भी तो बरोबर है कि पहले इसको ही पैसा मिलता था, इसकी ही कंपनी है, पूरे फैमिली मेंबर्स मिलकर ही होल्ड करते हैं। कंपनी अलग है, ये अलग है, दोनों के बीच में क्या है? पर्दा है, कॉर्पोरेट व्हील है। और कोर्ट ने भी यही डिसाइड किया, कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन altogether from the subscribers to the memorandum, though it may be that after incorporation business is same person भले ही मैनेजर हो, सेम हाथों में प्रॉफिट जा रहा हो, बट फिर भी कंपनी इज नॉट द एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर और द ट्रस्टीज, नॉर आर द सब्सक्राइबर्स एज मेंबर्स लायबल इन एनी शेप और फॉर्म except to the extent and manner provided. It was clearly established कंपनी का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, एंड एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी इवन दो ही होल्ड्स वर्चुअली एंटायर शेयर कैपिटल। और यही डिसाइड हुआ कि पैसा जो है किसको मिलेगा? सोलोमन को मिलेगा, क्योंकि सोलोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर, काइंड ऑफ सिक्योर्ड है, वो उसको कंपनी पे असेट्स पे चार्ज है, charge on the company's assets and balance in cash. His wife, daughter and 4 sons took up 1 share each. Company went into liquidation. Unsecured creditors contended that Solomon could not be treated as secured creditor
as he was the managing director. But it was held कि that was not the case, और सोलोमन अलग है, कंपनी अलग है, दोनों के बीच में क्या है, एक कॉर्पोरेट व्हील है, पर्दा है, जो कि दोनों को अलग अलग बनाती है. हाँ, तो गारंटर तो था ना. यही चीज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले 2 पेजेस में कल, विच इज कॉल्ड रेंडिंग और डिसरिगार्डिंग और लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर इस व्हील को डिसरिगार्ड करके एक्चुअल पीछे कौन पर्सन है डायरेक्टली उसको लायबल ठहराया जाता है. यहां तक ठीक सब लोग? परफेक्ट. रुकते हैं यहां पर. थैंक यू सो मच.